वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, उसका अगला टॉपिक। यहां तक हम पढ़ चुके थे और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। देखिए ये टॉपिक अलग से यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जब भी मोमेंट वर्ड आता है तो मोमेंट वर्ड का मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सेस ऑफ रोटेशन, अगर ये एक एक्सेस है, इस रोटेशन के एक्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसको हम आर परपेंडिकुलर से डिनोट किया करते थे, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। अगर जैसे हम मास है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम बात करते हैं फोर्स तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल की मोमेंटम तो मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं उसको मोमेंट। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इस टॉपिक को समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को पहले समझते हैं कि ये डायग्राम क्या है। इस डायग्राम में जो चीज हमें नजर आ रही है वही ऊपर मेंशन भी है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। ये बीच में से शुरू हो गया, पीछे जो लिखा है वो भी बता देता हूं। जो बच्चों का झूला होता है ना, सी सॉ जिसको बोलते हैं, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है और वो दोनों इस तरह से झूलते रहते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही है। जो सेंटर है यहां पर इसको फिक्स किया हुआ है, एक बच्चा यहां बैठेगा, एक बच्चा वहां बैठेगा और ये दोनों झूले का आनंद लेंगे। तो जिस पॉइंट पर इसको फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि ये झूला है, ये ऐसे ऐसे हिलेगा, तो इस वाले पॉइंट पर ये फिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं फल्क्रम। आमतौर पर जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते थे तो हम कहते थे कील ठोक दी वहां पर, यानी उसके रेस्पेक्ट में वो मूव रोटेट करता था। सीसॉ ऑन द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड इज ए टिपिकल एग्जांपल फॉर ए लीवर। ये लीवर को बता रहे हैं कि लीवर क्या है। ठीक है, टू फोर्सेज F1 एंड F2। यहां पर जब बच्चा बैठा तो बच्चे का जो मास होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नीचे की तरफ ऐसे लगता है, तो ये फोर्स हो गया F1 और उस दूसरे बच्चे का फोर्स हो गया F2। यूजुअली परपेंडिकुलर टू लीवर। लीवर किसे कह रहे हैं? लीवर ये इस पोर्शन को कह रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यूजुअली परपेंडिकुलर, यूजुअली वर्ड इसलिए है क्योंकि हो सकता है कभी परपेंडिकुलर ना हो। एक्ट ऑन द लीवर एट ए डिस्टेंस D1 एंड D2। लीवर पर ये काम करते हैं। तो लीवर जो वर्ड है ना, उसको समझिए क्या है। लीवर वर्ड है ये डिस्टेंस। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये फोर्स काम कर रहा है, तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर लीवर, जिसको हम बोल रहे हैं ना कि लीवर, ये वही डिस्टेंस है। ये वो वाला लीवर नहीं है, पेट वाला। डिस्टेंस D1 एंड D2, D1 एंड D2। ठीक है, डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? एक्सेस ऑफ रोटेशन से, यानी यहां से। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है? फल्क्रम। क्लियर? अब यहां पर क्या किया है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें टॉपिक अलग है, इतना ही ध्यान देना। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब है नेट फोर्स होने चाहिए जीरो। और नेट फोर्स जब भी हम जीरो करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, अगर जेड है तो जेड भी, उन दोनों एक्सेस के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स देखते हैं कि जितने फोर्स लेफ्ट में है उतने फोर्स राइट में हैं या नहीं। और अगर कंडीशन बतानी है तो क्या करते हैं? सारे लेफ्ट के फोर्स माइनस सारे राइट के फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यहां देखते हैं आर। देखिए आर क्या है? ये फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, और ये बेसिकली क्या है? जहां पर ये झूला टिका हुआ होगा ना, उस सरफेस की रिएक्शन है ये। बच्चों का फोर्स नीचे की तरफ F1 एंड F2, दीज फोर्स आर डाउनवर्ड। तो देखिए अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू जीरो। ये तो होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम,
आपको याद है ना, ये हमने इक्विलिब्रियम के केस में पहले पढ़ा है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें क्या चाहिए? सबसे पहला पार्ट हमें चाहिए वो एक्सेस जिसके रेस्पेक्ट में रोटेशन होना है। तो हम आमतौर पर एक्सेस किसे मानते हैं? ऐसे किसी पॉइंट को जहां से ज्यादातर फोर्स पास हो रहे हो, क्योंकि फिर उनका टॉर्क जीरो हो जाता है। ये आसान करने के लिए। अब यहां पर इन्होंने किसी ना किसी पॉइंट को माना होगा, तो मान लेते हैं आर ई को माना है। जैसे इन्होंने फलक्रम को एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लिया, तो इस वाले फोर्स की वजह से अब ये वाला पार्ट है ऐसा, ओ वाला पॉइंट है इधर, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये जब नीचे की तरफ लगेगा तो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहां पर जो इसकी वजह से टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मैं तो आपको बता चुका हूं कि एंटी क्लॉकवाइज बोलो या इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से जब हम पता लगाते हैं तो ये घूम रहा है ऐसे, तो ये हो गया आउटवर्ड, या इसको आउटवर्ड बोले। मैं आपको बार बार इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि आप ये डायरेक्शन निकालना एकदम सीख जाए। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, या कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर फोर्स F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की D1, फोर्स इंटू D1। दूसरा वाला फोर्स F2 इंटू ये डिस्टेंस D2। एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को माइनस किया तो जीरो आना चाहिए, तब जाके हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो यहां तक देखिए टॉपिक जो था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो टॉपिक था, उसमें यहां तक हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाली है। आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? इन द केस ऑफ द लीवर फोर्स F1 is usually some weight to be lifted. It is called the load and the distance from the fulcrum D1 is called the load arm. सिर्फ एक डेफिनेशन है यहाँ पर कि इस तरह का एक पार्ट है, ये D1 डिस्टेंस है, यहाँ पर एक फोर्स है जिसका नाम F1 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, जिसके रेस्पेक्ट में फलक्रम से फोर्स के बीच की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इन्होंने बोला है लोड आर्म। ये तो है उस डिस्टेंस का नाम, और जो फोर्स है उसको इन्होंने बोला है लोड। तो ये दो नाम बताए, लोड ये, लोड आर्म ये। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। इस इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व किया है इस तरह से, D1F1 इज इक्वल टू D2F2। क्या लिख सकते हैं इसको? D1 दिस इज लोड आर्म, फोर्स यानी कि लोड, फिर से एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट। अब देखिए दो तरह के फोर्स हैं, दोनों को इन्होंने लोड नहीं दिया, इसको नाम दिया है एफर्ट आर्म। क्यों दिया है? देखिए, फोर्स F2 इज द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। अब यहां वाला जो फोर्स था इधर वाला, ये फोर्स या एक फोर्स, किसी एक का नाम लोड और किसी एक का नाम एफर्ट कैसे होगा? इस पर जब हमने एफर्ट किया तब ये आर्म ऊपर की तरफ उठी, तो इसलिए जहां से हमने फोर्स लगाया वो तो हो गया एफर्ट, और जो मूव कर रहा है ऊपर नीचे वो हो गया है लोड। तो इस तरह से दो नाम हो गए, एफर्ट एंड लोड। बेसिकली पॉइंट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना। इसको आगे देखिए, यहां तक अभी तक कोई नई चीज नहीं आई, सिर्फ नाम नए नए आए। The above equation expresses the principle of moment for a lever। बस ये है हमारा टॉपिक। ये जो इक्वेशन है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको एक नए तरीके से लिखा है लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो कहने का मतलब है कुछ नया पढ़ा क्या? कोई नया नहीं है, ये हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। इंसिडेंटली द रेशियो ऑफ F1 एंड F2, यहां से F1 और F2 का रेशियो निकाला तो राइट हैंड साइड में D1 एंड D2 आ जाएगा। इसका एक नया नाम है मैकेनिकल एडवांटेज, ये इसका एक और नाम आ गया। यानी इस टॉपिक में हमें क्या है, नाम ज्यादा सिखाए जा रहे हैं, कोई नयापन इसमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वो देखिए। इफ द एफर्ट आर्म D2 इज लार्जर, अगर ये लार्जर है, मैं एग्जाम्पल साथ साथ लेता हूं, D2 को मैं 20 मान लेता हूं, D1 को मैं 10 मान लेता हूं, बीच में इक्वल साइन है। अगर D2 इज लार्जर देन द लोड आर्म,
लोड आर्म द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। फिर से मीनिंग पढ़ता हूं। अगर ये एफर्ट आर्म है, ये लोड आर्म है, एफर्ट आर्म 20 और ये 10। अब सोचिए अगर इनको इक्वलाइज करना है तो अगर मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज F2। तो यहां पर 20 इंटू 2 इज 4, यानी यहां पर ये जो F1 की वैल्यू होगी वो 4 लगानी पड़ेगी। यानी कि सेम टॉर्क अगर प्रोड्यूस करना है तो अगर ये लेंथ ज्यादा है ना तो कम फोर्स से भी काम हो सकता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, effort arm D2 is larger than the load arm D1, the mechanical advantage is greater than 1। उस केस में ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट अ स्मॉल एफर्ट यानी कम फोर्स कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। तो ये इसको बताने का मीनिंग था। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, आपने हैंडपंप देखा होगा। तो हैंडपंप कुछ इस तरह का होता है, जो गवर्नमेंट वाले हैंडपंप होते हैं, चौड़ा सा एक पाइप होता है, उसके ऊपर एक स्टाइल में इस तरह से डिजाइन बनी रहती है। यहां पर पानी निकलने का वो पाइप होता है, यहां से पानी निकलता है, और यहां पर दूसरी तरफ एक हैंडल होता है ऐसा, जिसको कि क्या करते हैं, हम दबाते हैं। आपने क्या देखा होगा, ये हैंडल यहां पर एक रोटेशन टाइप की जो घिरनी होती है उससे लगा रहता है, उसका नीचे यहां पर इसकी पुली चली गई होती है और अंदर से पानी निकालने का मैकेनिज्म होता है। जब हम फोर्स लगाते हैं, यहां फोर्स लगाएं तो हम देखते हैं ऐसे हमने एक हाथ से ऐसे पकड़ा और बड़े आराम से खड़े खड़े हैंडपंप चलाते हैं, पानी निकलता है। लेकिन अगर इसको यहां की बजाय हम यहां से चलाने लग जाएं तो क्या होगा, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अब देखो क्यों लगानी पड़ती है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया, ये पहला फोर्स 1 उसका लाइन ऑफ एक्शन, दूसरा फोर्स हो गया यानी कि 2 उसका लाइन ऑफ एक्शन, यानी ये F1 और ये F2। हमें असल में घुमानी है चीज, एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया तो घुमानी है। तो इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस तो हो गई D1 और जो दूसरा वाला है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक की, दिस इज D2। कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, D2 ज्यादा है। तो D2 ज्यादा है तो सेम टॉर्क लगाने के लिए कम फोर्स से काम चल जाएगा। तो इस तरह से दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, कि कम फोर्स अगर हमारे पास है तो लीवर लेंथ को बढ़ाकर हम सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही कारण है कार का जब टायर बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसके नीचे एक चपटा सा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उसमें एक हैंडल होता है, एक पतला सा मरा गिला सा आदमी ऐसे 4 बार हिलाता है ऊपर नीचे उस हैंडल को और कार ऊपर हो जाती है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि लीवर आर्म ज्यादा होने की वजह से कम फोर्स से अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। You may easily show that the principle of moment hold even when the parallel forces F1 and F2 are not perpendicular but act at some angle to the lever। वहां पे याद है ना, शुरू में लिखा था यूजुअली पैरेलल लिखा था, तो मैंने कहा था यूजुअली इसलिए लिखा है कि शायद पैरेलल ना हो। तो सिंपली ऐसे सोच सकते हैं, अगर मान लिया ये एक रॉड है, बीच में ये क्या है, वो कील ठोकने वाला पॉइंट, नाम क्या था, फलक्रम। जो फोर्स सीधा ऐसे लग रहा था इस बार तिरछा लगा देते हैं ऐसे। अब देखिए इसके साथ ये एंगल 90 नहीं हुआ, लेकिन फोर्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल। तो जो दूसरा फोर्स है वो इसके पैरेलल तो होगा ऐसे, लेकिन उसकी डायरेक्शन हो सकता है ऐसे हो। तो ऐसे केस में फोर्स तो पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो देखिए ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इस बार लीवर के बराबर नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ना वो ऐसे केस में भी काम करता है। क्यों काम करता है ये भी आप आराम से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी और ये वाली होगी, जो तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलती नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट काम करता है। और ये हमने एक न्यूमेरिकल में भी देखा था, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, और उसमें क्वेश्चन था कि एंगुलर मोमेंटम चॉइस ऑफ
ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो सेम ऐसा ही यहां पर भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे ये पेन है, मैं कहता हूं इस पेन को मैं ऐसे बैलेंस करता हूं, ठीक है, हो गया। असल में ये जो बैलेंस हुआ है, क्यों बैलेंस हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से है ना फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ डायग्राम बनाता हूं, ये पेन है, एक तरफ फोर्स है नीचे की तरफ ये, और दूसरा फोर्स ये। अब सवाल होता है कि फोर्स कौन सा, फोर्स है मास, इधर वाला मास m, दूसरा वाला मास भी m, टोटल 2m मान लेता हूं। पर मास तो फोर्स तब भी नहीं होता, तब हम कहते हैं ये फोर्स है m इंटू जी, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी वाला फोर्स हुआ। अब ये कैसे इसको रोके रखता है उसकी बात करते हैं। अगर मैंने यहां पर अपनी फिंगर ऐसे लगा रखी थी, तो इस फोर्स की वजह से और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये एक टॉर्क बना, नाम रख दिया टॉर्क 1। इस दूसरे वाले की वजह से ये दूसरा टॉर्क बना, नाम रख दिया टॉर्क 2। ये दोनों टॉर्क अगर इसको घुमा नहीं रहे हैं तो मींस ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। और सेंटर ऑफ ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये फोर्स लग रहे थे, ये फोर्स कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह के जो पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जिसके रेस्पेक्ट में लगने वाले टॉर्क सारे जीरो हो जाए। पढ़ते हैं इसको, थोड़ा बहुत चेंज है उसको भी समझ लेंगे क्या दिखा रखा है। इसमें एक फिगर की बात कर रही है, तो फिगर पे ही आ जाते हैं सीधे। देखिए ये फिगर क्या बता रखा है, एक रिजिड बॉडी है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इसको टिकाया हुआ है। मान के चलो कि जैसे हम बुक्स जो होती है, कई कुछ बच्चे ऐसे ना किताब को अपने उंगली के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और वो रोके रखते हैं, तो उंगली का जो रिएक्शन है वो तो ये हो गया ऊपर की तरफ रिएक्शन, नीचे तो उंगली है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट में एक राइट में। पहले पार्ट का जो मास है वो m2, तो वेट हो गया m2 इंटू जी, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरी तरफ ये हो गया। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब है नेट टॉर्क कैसा होना चाहिए, जीरो। देखते हैं नेट टॉर्क। अगर इसको हम सेंटर मान लें, तो सेंटर से जो फोर्स पास हो रहे हैं r, इसका खुद का वेट g, तो वो तो वैसे जीरो। और इसकी बात करते हैं तो ये फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, टॉर्क हो जाएगा ऐसे। और दूसरी तरफ ये फोर्स नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये टॉर्क ऐसे। ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है जहां पर हम कहते हैं कि ये बैलेंस कर लिया है, वो बैलेंस पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको मैं कमाल की बात बताऊं, हमने कुछ एक क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड आया था, पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सेंटर ऑफ मास की तरह ही उसको ट्रीट कर लिया। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ क्लियर होगा कि ये सेंटर ऑफ मास है या नहीं। तो फिलहाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लग गया, आगे चलते हैं। यहां इन्होंने बता रखा है सीजी, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसी कार्डबोर्ड को जब हमने ऐसे रोका, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस तरह से लोकेटेड होता है कि मास m1 m2, इनकी वजह से जो फोर्स है m1g इंटू m2g, और बाकी रिएक्शन r और कैपिटल mg, इन सब की वजह से जो टॉर्क होता है ना वो जीरो होता है। इन्होंने यहां बताई जो बात हम पहले कर रहे थे। आगे क्या लिखा है वो भी देखिए। आगे बताया है कि नेट टॉर्क, ये टॉर्क निकाला जो r और mg के टॉर्क है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही r पास हो रहा है, यहां से ही mg पास हो रहा है, इसलिए इनका टॉर्क तो हो जाएगा जीरो। तो जो टॉर्क बचा वो दो पार्ट की वजह से बचा, एक तो m1g लेफ्ट वाला और m2g राइट वाला। इन्होंने mi लिख रखा है। mi क्यों, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लें तो इधर भी पार्टिकल 10-20 हजार 1 करोड़, और इधर भी ऐसे ही, तो उन सब पार्टिकल का m1 m2 m3 m4 निकाल लेंगे और समेशन कर देंगे। एक्सप्रेशन देखिए, r क्रॉस f, टॉर्क का फॉर्मूला आता है r क्रॉस f। तो देखिए इनको वेक्टर याद आ गया है, r तो है इनका हर एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है mg यानी कि फोर्स।
टोटल कैसा होना चाहिए? 0। यहां तक की बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉर्क 0 आता है। आगे क्या लिखा है वो देखिए। आगे ये बताया है, चूंकि यहां पर जो ये जी है, अब इन दो चीजों का प्रोडक्ट 0 क्यों होगा? जी तो 0 है नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू तो 9.8 है, तो वो तो कभी 0 होती नहीं, ना पानी में, ना जमीन पर, ना उसके ऊपर। तो बचा क्या? आर क्रॉस एम। इसका मतलब है ये जो आर क्रॉस एम है ना, ये 0 होना चाहिए। ये 0 क्यों होगा? शायद इसलिए हो जाए कि एक पार्टिकल का जो R1 है वो लेफ्ट में है, और दूसरे वाले पार्टिकल का R2 कैसा है? राइट हैंड साइड में है। और R क्या है? वेक्टर। तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, इस तरह से सारे ऐड होते जाएंगे तो 0 हो जाएगा। m इंटू आर, ये क्या चीज है? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका नाम मैं फिर से याद दिला दूं, दिस इज मोमेंट ऑफ मास। और ये अब एक बिल्कुल अलग तरह की चीज हमारे सामने आ गई, वो क्या है वो देखते हैं। यहां पे लिखा है, अगर इस m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 का जो सम है वो 0 अगर हुआ, तो इसका मतलब है इट मस्ट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो जगह जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो, यानी कि लेफ्ट में और राइट में डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो। डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा का मतलब है MIRI, इन सब का सम 0 होगा। इसका मतलब है जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं वही सेंटर ऑफ मास भी होगा। दस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी coincide with the center of mass in uniform gravity और gravity। फिर देखो नाटक, यूनिफॉर्म ग्रेविटी और ग्रेविटी, यानी ये वहां पर कॉन्साइड होगा जहां पर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। अभी तक तो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करी, पर ये मान के चलते हैं जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के हमने क्वेश्चन किए, और ये यहां भी लिखा हुआ है। अब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, ये क्या है। इस लाइन का मीनिंग समझने के लिए जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है, थोड़ी सी उसकी बात बताता हूं। ये है हमारी अर्थ, और अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हाइट बढ़ती जाती है, और नीचे जाते हैं तो डेप्थ बढ़ती जाती है। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है ना? ये हमने वहां पे पढ़ा है। तो जी की वैल्यू कम होगी तो ऊपर आके मान लिया मैंने 6 कर दी, नीचे जाएगी तो नीचे भी इसको मैंने मान लिया यहां पर भी 6 कर दी। अब सोचो, कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता, इतना बड़ा मतलब ऐसे, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये यहां मत सोचिए कि इतना सा बनाया है, ये इतना बड़ा है कि हाइट पर जाते जाते ग्रेविटी चेंज हो गई। वैसे तो ग्रेविटी आमतौर पर चेंज पहाड़ों तक पे भी नहीं होती, यानी बिल्कुल गॉड जिला की तरह बड़ा सा कुछ है, पहाड़ से भी बड़ा। अब इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास तो सिंपल है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल दिया, ये तो सेंटर ऑफ मास। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अब यहां पर अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे। ऊपर वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग, नीचे वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग, क्योंकि ग्रेविटी ही बदल रही है। तो ऐसे केस में ये कोइंसाइड नहीं करते, अदरवाइज ये कोइंसाइड करेंगे। तो इस लाइन का पूरा का मीनिंग देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। सब जगह जी सेम मानो तब तो सेम, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये इसका मीनिंग हुआ। इस डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। इस डायग्राम में इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कैसे निकालें वो बता रखा है। तो तरीका क्या बताया, कोई उबड़ खाबड़ टाइप का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जब मैं कहता हूं ना इसको बैलेंस कर दिया, इसको मतलब ऐसी किसी चीज को, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस पेन को मैंने ऐसे फंसाया और देख तो ये ऐसे रोक दिया। अब कई बार क्या होता है, ये मान लिया ऐसे होता तो ये बैलेंस शायद आसानी से नहीं होता, तिरछा करके कहीं होता। तो ऐसे केस में जब ये बैलेंस नहीं होता आसानी से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। तो ऑब्जेक्ट लटकेगा ना, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये हुआ, और लटकने की जो लाइन हुई उस लाइन पे ही कहीं वो बैलेंस हो रहा है, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर होगा। तो पहले यहां से लटकाया, एक पॉइंट आ गया, मान लिया ये है,
यहां से लटकाया, पॉइंट यहां आ गया, फिर लटकाने का पॉइंट बदल दिया, अब लटका दिया सी पॉइंट से, तो सी ऊपर हो गया, फिर लटका दिया, फिर इधर से लटकाने पर पॉइंट आया, फिर इधर से लटकाने पर पॉइंट आया, तो तीनों जगह से लटकाने के बाद जो पॉइंट आया वो कहाँ कोइंसाइड करते हैं, वही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताने का, निकालने का एक तरीका, सिंपल तरीका बता रखा है। क्या लिखा है वो देखते हैं। डिटर्मिनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी of irregular shape, the center of gravity G lie on the vertical A dash through the point of suspension of the body। लटकाएंगे तीन चार जगह से, तो एक लाइन पर पॉइंट डॉट लगाते जाएंगे, तीन चार जगह से करने के बाद जो कोइंसाइड करने वाला पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है इफ बॉडी इज सो एक्सटेंडेड, इतनी बड़ी हो कि दैट जी वेरीज फ्रॉम ए पार्ट टू पार्ट, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाते समय जी बदल जाए, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल नॉट कोइंसाइड। ये वही था जो हमने बताया। आगे लिखा है सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास का ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, वो तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फिक्स होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, उसका लेना देना सिर्फ उस ग्रेविटेशनल फोर्स से है जो जगह जगह लग रहा है। और इस वाली लाइन में वही डायग्राम समझाया है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अब लटका दिया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालें। इसके बाद बात करते हैं, दो एग्जाम्पल हैं। मैं सोच रहा हूं इन एग्जाम्पल को भी यहीं ले लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल कहने के लिए हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हो या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का हो, पर ये होंगे सब क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहीं पे इनको देख लेते हैं, ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समझ लेते हैं। क्वेश्चन है अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम उसका मास है, सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, a 6 kilogram load is suspended at 30 centimeter from one end, find the reaction at the knife edge, assume the bar to be uniform। यूनिफॉर्म क्यों लिखते हैं, जिससे कि तुम सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर पर मान सको, एंड होमोजीनियस। तो डायग्राम क्लियर है, ये बार है, सेंटर पर हमने इसका वेट मान लिया, W1 P पॉइंट पर लटकाया हुआ एक मास है, और ये नाइफ एज है, दोनों की 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और इसके रिएक्शन R1 R2 है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि कैसे इसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देख सकें, तो देखिए टोटल अपवर्ड फोर्स R1 प्लस R2, ये और ये, टोटल डाउनवर्ड फोर्स दिस इज W1 प्लस W, ये W तो हो जाएगा इसका खुद का वेट, और ये W1 जो क्वेश्चन में दे रखा है वो। तो पहली इक्वेशन हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो माइनस का साइन लगा के लेफ्ट में ले आएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पहला पॉइंट है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पहला पॉइंट है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे को मानो ना जहां पे सब कुछ एक आध तो जीरो हो ही रहा हो, तो इसके लिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस K1 इंटू जी, तो एक तो हो गया R1 K1 इंटू जी, पहला टॉर्क। दूसरा टॉर्क W1 का, W1 इंटू P इंटू जी, ये डिस्टेंस। तीसरा टॉर्क ये वाला, यानी कि R2 इंटू ये डिस्टेंस G इंटू K2, G इंटू K2। इनकी डायरेक्शन को देखते हैं। अगर ये यहां बंधा हुआ होता, ये फोर्स ऊपर है, तो ये ऐसे ले जाता क्लॉकवाइज। मैं इसको सिर्फ क्लॉक लिख देता हूं इस वाले केस में। अगर ये ऐसे एक्सेस होता, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये लिवर, अब देखो नाम लिया लिवर, नीचे खींच रहे हैं, तो ये नीचे खींच के ऐसे चला जाता, तो ये हो जाता एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला भी ऐसे जाता, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के सेम साइन, और इसका डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर मैं इसको प्लस मान लूं तो इन दोनों को माइनस, इज इक्वल टू 0। ये
दूसरी इक्वेशन आई ट्रांसलेशनल इक्वेशन ये वाली और रोटेशनल ये वाली। चेक कर लेते हैं, वैल्यू रख के आगे सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं इसको एक बार, यहां पर देखते हैं। ये देखिए R1 प्लस R2, अगर मान लिया इसको हमने अपनी तरह से लिखते तो ये ऐसे हो जाती पहली इक्वेशन, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये रही। इनमें से देखो इसको प्लस का और इन्होंने इसको माइनस का मान लिया है। साइन देखो अपनी चॉइस थी, तो ये माइनस और ये प्लस, बाकी वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर weighing 20 किलोग्राम leans on a frictionless wall। फ्रिक्शनलेस वॉल, फ्रिक्शनलेस का मतलब है जब यहां कोई चीज इस तरह से टिकी हुई है और हम ऐसे चलाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन होगा। जो जमीन के वॉल के पैरेलल वाला फोर्स है ना, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, वो यहां नहीं होगा। इट्स फीट रेस्ट ऑन फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल एज शोन इन फिगर। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड फ्लोर। रिएक्शन फोर्स हमें पता करना है। तो पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि ये डायग्राम कैसा है। देखिए ये जो है लाइन, ये है लेडर, सीढ़ी रखी हुई है। जमीन पर अगर तेल गिरा हुआ होता ना तो ऐसे रुकती ही नहीं, फिसल जाती। इसलिए यहां फ्रिक्शन है और यहां फ्रिक्शन नहीं है। तो पहले यहां देखते हैं, जो ऐसे सीढ़ी रखी हुई है इस तरह से, यहां पर ये सीढ़ी रखी हुई है, ये इधर जाने की कोशिश करेगी, फिसल रहा है ना, स्लिप होके ये ऐसे गिरने की कोशिश करेगी। तो एक फ्रिक्शन फोर्स इसको इस तरफ रोकने की कोशिश करेगा। तो ये रहा वो फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन। जमीन पर चूंकि ये टिका हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन, ये N। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है F2। तो F2 बेसिकली क्या है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन F और रिजल्टेंट रिएक्शन N। ये हो गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ये दीवार पर टिकी हुई है, दीवार में फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर ये जो सीढ़ी है दीवार पर इस तरह से घिसटती तो क्या करता, यहाँ पे फ्रिक्शन होती तो फोर्स लगता, फ्रिक्शन है नहीं तो ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं, सिर्फ ये रिएक्शन फोर्स बच गया। इस जो लेडर है इसका वेट है, वो वेट हो गया W। सारी इक्वेशन यही बना देते हैं। देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो सबसे पहले एक्स एक्सेस के अलोंग चलते हैं। एक्स एक्सेस का मतलब है इधर। तो देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो ये हो गया -x वाला, एक इधर हो गया, बस और तो कोई फोर्स बचा नहीं। तो F1 इज इक्वल टू ये वाला F, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं y एक्सेस के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, जितने फोर्स ऊपर उतने नीचे, तो ऊपर वाले फोर्स कौन से हैं, ये N। नीचे वाले फोर्स कौन से हैं, W। ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सब फोर्स इक्वल कर दिए, सारे ऊपर वाले और सारे नीचे वाले। अब बात करते हैं टॉर्क यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसके लिए पहले तो मानो पॉइंट, पॉइंट कहां माने, पॉइंट मान लेते हैं। देखो यहां सबसे ज्यादा फोर्स है ना, ए को मान लेते हैं, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ए। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये ट्रांसलेशन है, अब रोटेशन की बात कर रहे हैं। ए के रेस्पेक्ट में जितने फोर्स हैं सबके बारे में सोचते हैं। एन फोर्स इसका 0, एफ फोर्स इसका 0, F2 अगर जरूरत पड़े तो इसका भी 0। बचते क्या क्या है, एक W और एक F1, दोनों का देख लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में W की बात करते हैं। तो फोर्स तो है W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लाइन ऑफ एक्शन पर, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि AE, एक तो ये, दूसरा ये वाला, ये लाइन ऑफ एक्शन यानी कि फोर्स हो गया F1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें यहां तक की, दिस इज 2√2। तो सीधे 2√2 ही लिख देता हूं। इनकी डायरेक्शन देखते हैं, ये दोनों ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए यहां से ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, यहां ये लीवर अब ये W फोर्स से नीचे खींच रहे हैं। देखिए इस वाले डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं। ये पॉइंट हो गया A, ये बीच का पॉइंट हो गया E, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ यानी ऐसे। तो देखिए क्या होगा,
ऐसे कर रहे हैं हम लोग, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हुआ क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। इसको देखते हैं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स, ये है इसका रेडियस। अब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, यो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है ये दोनों टॉर्क इक्वल और अपोजिट होंगे तो ही ये सीढ़ी यहां रुकी रहेगी, अदरवाइज घूम जाएगी। तो इक्वल एंड अपोजिट कर दो। अब क्या बचा, ए ई की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे 1 का आधा हाफ, तो W इंटू हाफ इज इक्वल टू F1 इज इंटू 2√2। हमें पता लगानी है रिएक्शंस, यानी इधर से F1 और इधर से N पता लग जाएगी। N तो है डायरेक्ट वेट के बराबर, ठीक है। F1 पता लगाने के लिए हमें इस F1 की जगह रख देंगे F और W, और यहां से हम निकाल सकते हैं F1 और N की वैल्यू। तो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, डेटा तुम्हें दिया है, तो इस तरह से ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहली इक्वेशन लिख देखिए, पहली इक्वेशन N इज इक्वल टू W वाली, ये दूसरी इक्वेशन, और ये टॉर्क वाली इक्वेशन, तीनों है, बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इस चैप्टर का एक नया पॉइंट जो बचा था वो ये और बचा है। इसके बाद इस चैप्टर में नया पढ़ने का कुछ नहीं रहेगा, बस पुरानी कैलकुलेशन को कैसे करना है हम उसको एक बार समझेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे भी आपको लंबा लग रहा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।